गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक डील करेंगे वो लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर ही है बायोलॉजी का, क्लास 10 का। वो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जब हम शुरू करते हैं तो पहला जो पॉइंट आता है वो है व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन ये है कि according to scientific meaning of respiration, it involves two steps, या दो स्टेप्स को ये इन्वॉल्व करता है, या प्रोसेस को, है ना। टू स्टेप्स और प्रोसेसेस। क्या क्या? फर्स्ट, एक्सचेंज of oxygen and carbon dioxide, ठीक है, from the atmosphere। कैसे? ये जो ऑक्सीजन है ये इनटू द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर जाता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर, फ्रॉम द एटमोस्फेयर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है? इट रिलीजेस इनटू द एटमोस्फेयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ब्रेकडाउन। दूसरा स्टेप क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, क्या रिलीज करने के लिए? रिलीज एनर्जी इन द सेल ऑफ द बॉडी, इन द सेल ऑफ द बॉडी। ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है टू रिलीज एनर्जी इन द सेल ऑफ द बॉडी, इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको कहा जाता है ब्रेथिंग। यानी साइंटिफिकली रेस्पिरेशन दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। एक है ब्रेथिंग, अगर वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस तक है, और अगर वो इस एक्सचेंज ऑफ गैस के साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी इन्वॉल्व कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इट इज द ऑक्सीडेशन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ऑक्सीडेशन करता है टू गेट एनर्जी। यही है ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। या इसको सिंपली ये बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग फूड, रिलीजिंग फूड होगा, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है।
जब हम ये डेफिनेशन देते हैं तो क्वेश्चन आता है कि वाई वी परफॉर्म रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करेंगे, हमारा बॉडी रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करेगा। आंसर है रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं हमारा बॉडी, टू गेट एनर्जी विच is essential to drive life processes। वो क्यों जरूरी है, टू ड्राइव लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है, which is essential to drive life processes to maintain आवर लाइफ। समझ आया रेस्पिरेशन की जरूरी है। रेस्पिरेशन इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और इस एनर्जी का हम क्या करेंगे, इसका टू ड्राइव लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस क्यों ड्राइव करेंगे, टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया नीड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है, वो है व्हाट इज द difference between breathing and respiration। ठीक है, what is the difference between breathing and respiration। ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्रेथिंग में पहला पॉइंट क्या होगा, ब्रेथिंग, दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में पहला पॉइंट है कि ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है इट जस्ट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, या एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी, उससे ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल इसलिए है इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑल्सो along with exchange of gas। जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, उसी की मदद से हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। दूसरा, ये जो ब्रेथिंग है इट इन्वॉल्व्स लंग्स ओनली, इसमें सिर्फ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं। इसमें क्या है, लंग्स के साथ साथ इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन इसको जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया, क्यों कहा गया, बिकॉज इट कंटेन एटीपी। और ये एटीपी कहां से आया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड ऑक्सीडाइज होता है, फूड जब टूटता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहां इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन। थर्ड, इसमें सिंपल ब्रीथिंग है तो नो एंजाइम इज इन्वॉल्व, इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं है, नो एंजाइम इन्वॉल्व। और इसमें क्या होगा, एंजाइम इन्वॉल्व, क्योंकि एंजाइम के बिना रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो ब्रीथिंग होता है इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा, नो एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है,
और इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस है जो ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन से अलग करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और हाउ द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ एनर्जी रिलीज, हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration is stored। ठीक है, एनर्जी रिलीज कैसे होता है रेस्पिरेशन में और वो स्टोर कैसे होता है। देखो रेस्पिरेशन का क्या है, C6H12O6, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या रिलीज करेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसको कौन यूज करेगा, ADP प्लस IP प्लस ये एनर्जी रिलीज हो, जो रिलीज हुआ वो इसमें ADP और IP इस एनर्जी को यूटिलाइज किया टू कंबाइन। ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। IP का फुल फॉर्म क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी, ये दोनों मिलके क्या बना, ATP। ठीक है, इस ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। लेकिन ये जो एनर्जी का रिलीज हुआ इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, किसी लार्जर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ATP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। बट हम ATP को बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। वो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक मतलब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, तो वहां पे स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है। तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल को हमको जोड़ना है वी नीड एनर्जी। हमको एनर्जी कहां से मिलेगा, एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमको ATP को ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब फिर से टूटेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये एनर्जी कितना रिलीज होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल रिलीज होगा। और ये एनर्जी किसमें यूज होगा, यूज्ड इन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें रिएक्शन होगा इंडोथर्मिक या एनाबॉलिक रिएक्शन। ये हो गया एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता है, वो स्टोर कहां पे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ATP का डुअल नेचर है, ये बनता कब है, कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और ये टूटता कब है, एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो उसमें दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए वी नीड एनर्जी। और ये सब कहां पे होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल है वो जो आपस में मुड़ता है उसको बोलते हैं क्रिस्टी।
और इस क्रिस्टी में क्या पाया जाता है? क्रिस्टी में पाया जाता है ऑक्सीजोन, या कुछ बुक में लिखा गया है F0 F1 पार्टिकल्स। ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। उसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। उसके मदद से वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस, ठीक है, टू द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ना है। ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब फिर सवाल है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बेसिकली हम तीन तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यूज करते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रेफरेंस क्या है? फैट, जिसको लिपिड के बराबर बोलते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोटीन। ठीक है, लेकिन जो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कॉमन, ये कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। मतलब C6H12O6। ये ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये पायरुविक एसिड का दूसरा नाम पायरुवेट, पायरुवेट। ये जो पायरुविक एसिड है, इसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, यानी कि एक कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है कहां पे होता है? साइटोसोल में होता है। और साइटोसोल में कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो पायरुविक एसिड बना, इसका भविष्य, इसका फेट इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उस सेल में ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो देखो, अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिलीज होगा, ये ह्यूज अमाउंट में होगा, दैट इज 38 ATP। लेकिन अगर यही पायरुविक एसिड ब्रेक करेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये दो तरीके का होगा, है ना? कैसे? देखो, अगर ये ईस्ट में होगा, YEAST, ईस्ट क्या है? एक फंजाई है, और इसका सबसे यूनिक नेचर है कि ये यूनिसेलुलर है, और दूसरा ह्यूमन के मसल सेल में, है ना? तो अगर ईस्ट में होगा तो ये बनाएगा C2H5OH। इसको हम क्या बोलेंगे? इथेनॉल। ठीक है, अगर ह्यूमन में होगा तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होगा? CH3 CHOH COOH। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। और फर्दर जब ऑक्सीजन मिलेगा फिर से, तो फिर ये इथेनॉल या लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
लेकिन ये दोनों केस अगर होगा, मान लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एनर्जी बहुत ही लो अमाउंट में रिलीज होगा, दैट इज 2 ATP। ठीक है, ये फेट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। ठीक है, और फेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट है, एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, दोनों में होगा। और जब एनाएरोबिक होगा तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। थर्ड, यहां पे जो इंड प्रोडक्ट है, वो क्या है? इंड प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस वाटर। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहां पे इंड प्रोडक्ट है, क्या है? इंड प्रोडक्ट जो है ये दो तरीके का होगा, अभी भी बताए थे। एक है इथेनॉल और दूसरा है लैक्टिक एसिड। जो इथेनॉल है ये किसमें होगा? जो इथेनॉल है ये होगा तुम्हारा ईस्ट के केस में, अगर वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। और लैक्टिक एसिड किसके केस में होगा? ह्यूमन के केस में। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो इन प्रोडक्ट है ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, और इसका जो इन प्रोडक्ट है ये टॉक्सिक है। ठीक है, ये हम इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं या फोर्थ पॉइंट बना लेंगे। फोर्थ में इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड इन ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, तब ये 38 ATP बनेगा। 38 ATP इज फॉर्म। और एरोबिक में क्या होगा? एनाएरोबिक में एनर्जी रिलीज्ड इन लेस अमाउंट। एनर्जी किसमें रिलीज होगा? वेरी लेस अमाउंट, दैट इज अबाउट 2 ATP। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट में जो रेस्पिरेशन है ये 3 पार्ट से होता है, 1 2 3। पहला है थ्रू रूट,
रूट से कैसे होता है? तो रूट का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को रूट का हम क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस या इपिब्लेमा। क्या बोलते हैं? इपिब्लेमा। ठीक है। इसका जो आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ, इपिडर्मल आउटग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से लेता है फ्रॉम सॉइल सरफेस। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैस है उसको ये एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट हेयर। रूट हेयर क्या है? इपिडर्मल आउटग्रोथ है, जो आउटर लेयर ऑफ द इपिडर्मिस को कहा जाता है। और ये कहां पे पाया जाता है? रूट में। ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, रूट के बाद क्या होगा? स्टेम। स्टेम देखो दो प्रकार का है, एक हर्ब और एक वुडी ट्री। अगर हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब है, तो इसमें क्या होगा? जो स्टेम है ये ग्रीन होगा, और जब स्टेम ग्रीन होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? स्टोमाटा पाया जाएगा। ये स्टोमाटा क्या होता है? ये माइन्यूट पोर्स होता है, माइन्यूट पोर्स। हम लोग जस्ट अभी किसमें पढ़े थे इसको? लीफ में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये स्टोमाटल पोर है, इसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करेगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर वो ओडी है, जो कि प्लांट और ट्री में कॉमन है, उस केस में स्टेम में पाया जाता है लेंटिसल। क्या पाया जाता है? लेंटिसल। लेंटिसल जो होता है, स्टेम के ऊपर जो बार्क होता है, उसी बार्क के बीच लेंस सेपेड पोर होता है। कौन सा पोर? लेंस सेपेड पोर होता है। उस लेंस सेपेड पोर को लेंटिसल कहा जाता है, और इसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, समझ आया? तो स्टेम में क्या है? दो प्रकार का। अगर हर्बेशियस है तो स्टेम ग्रीन होगा, स्टेम ग्रीन होगा तो स्टोमाटा होगा, और स्टोमाटा होगा तो थ्रू स्टोमाटल पोर गैस का एक्सचेंज होगा। तरीका एक ही है, डिफ्यूजन। ठीक है। अगर ओडी होगा तो वहां पे स्टोमाटा तो नहीं होगा, क्योंकि ओडी होगा तो डार्क ब्लैकिश या ब्लैकिश ब्राउन होगा। उस केस में उसमें लेंटिसल होगा, जो बार्क के बीचों बीच पाया जाएगा। और लेंटिसल क्या है? ये लेंस सेपेड पोर है, और इस लेंस सेपेड पोर के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है लीफ। और बहुत ही कॉमन है कि लीफ में एक ही कॉमन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। अब स्टोमाटा कैसा होगा, कहां पे पाया जाएगा सरफेस में, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लीफ। अगर डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ का मतलब होता है कि डाइकॉट लीफ है ना? तो इसमें लीफ जो स्टोमाटा है वो लोअर एपिडर्मिस में होगा। कहां पे होगा? लोअर एपिडर्मिस में। ठीक है। और अगर आइसोबाइलेटरल लीफ होगा तो ये दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, बेसिकली आपको ये जानना है कि जो लीफ है इसमें तुम्हारा स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, इतना ही जान लो, ज्यादा नहीं है। बस डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीफ को याद रखना। डॉर्सीवेंट्रल मतलब डाइकॉट, आइसोबाइलेटरल मतलब मोनो। हो गया। अब रेस्पिरेशन तो क्लियर हो गया। किसमें? प्लांट्स में कहां से होगा, है ना? रूट में किसके थ्रू किया? रूट हेयर के थ्रू। रूट हेयर क्या है? एपिडर्मल आउटग्रोथ है। एपिडर्मल आउटग्रोथ जो रूट हेयर वो क्या करता है? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होता है उससे वो एयर का गैसियस एक्सचेंज करता है थ्रू एयर, है ना? दूसरा है स्टेम। हर्ब और वुडी ट्री दो तरह का है। हर्ब है तो स्टेम ग्रीन होगा, स्टेम ग्रीन होगा तो स्टोमाटा होगा, और स्टोमाटा होगा तो स्टोमाटल पोर के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। अगर वुडी है तो स्टेम के बार के बीच लेंस सेपेड पोर होगा, दैट इज कॉल्ड लेंटिसल, और लेंटिसल के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा। और लीफ होगा तो कॉमन है,
एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। ये सेम स्ट्रक्चर है थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, दैट इज डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, है ना। अब रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स खत्म। अब रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल है इसमें पहला होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमीबा। एमीबा कैसे करेगा रेस्पिरेशन? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि वही इकलौता स्ट्रक्चर है उसका। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे करेगा? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा क्या है? अर्थवॉर्म। क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म से वो कैसे करेगा? अर्थवॉर्म परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। इसके थ्रू करेगा? थ्रू स्किन सरफेस। स्किन इसका मॉइस्ट होता है एंड थ्रू दैट इट कैन इजिली परफॉर्म रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है? प्रॉन, फिश, यानी ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक जो एनिमल्स है इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? सिंपल है, गिल्स के थ्रू। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई aquatic animals breathe faster than terrestrial animal। aquatic animal terrestrial animal से तेज रेस्पिरेशन क्यों करता है, ब्रीथिंग क्यों करता है? इसका कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल होता है इसको क्या लेना पड़ता है? एक्वेटिक एनिमल को वाटर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन। और ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये बहुत ही लो अमाउंट में होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है वो तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है। तो एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है और इसलिए कम मात्रा में होने के कारण द एक्वेटिक एनिमल हैज टू ब्रीथ फास्टर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच इज इन डिसॉल्व स्टेट। वो पानी में घुलनशील होता है, डिसॉल्व स्टेट में होता है। और जब वो डिसॉल्व स्टेट में होता है साथ ही साथ उसका और एक डिमेरिट है कि वो लो अमाउंट में है, जबकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वेरी हाई अमाउंट में है। तो लो अमाउंट में होने के कारण उसके अपने रेस्पिरेशन नीड को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन नीड को पूरा करने के लिए द एक्वेटिक एनिमल हैज टू ब्रीथ फास्टर। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्ट में आ जाओ। इंसेक्ट में क्या हो जाएगा? जैसे फ्लाइज, कॉकरोच, इसमें क्या होता है? एक तो स्पाइरकल्स होता है। क्या होता है? स्पाइरकल्स, ये स्मॉल पोर्स होता है। और दूसरा इसके बॉडी में एयर ट्यूब होता है। क्या होता है? एयर ट्यूब। एयर ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, TRACHEA। तो स्पाइरकल्स जो स्मॉल पोर्स होता है और जो एयर ट्यूब है, एयर ट्यूब को क्या बोले? ट्रैकिया। इसके थ्रू फ्लाइज, कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स अपने रेस्पिरेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और फाइनली बचा ह्यूमन। तो हमारे लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ह्यूमन में आ जाओ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेशन में जो नेक्स्ट बचा, पहला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, नेक्स्ट
mechanism of respiration in human being along with experimental evidence. That's all for today. Thank you.